ओके, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। बच्चे, सीजलेस का मतलब होता है अनएंडिंग और कांस्टेंट, जो कॉन्स्टेंटली चलती जा रही हैं, मतलब कि कभी स्टॉप नहीं हो रही। ऐसी केमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म होती रहती हैं। एंड वी स्टडीड दैट सेल्स आर लाइक द ओपन सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ द सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। सेल ओपन सिस्टम के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं। तो बच्चे, ओपन सिस्टम का मतलब होता है दैट इज सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल। सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और वो सेल से बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है। लिविंग द सेल ऑल द टाइम, मतलब कि सब्सटेंसेस सेल के अंदर भी आ रहे हैं और सेल से बाहर भी जा रहे हैं। तो इस तरह से सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे ओपनली वर्क परफॉर्म करता है और सेल में सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, जो कि कभी स्टॉप नहीं होती। इनसाइड द सेल सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सब्सटेंसेस सेल के अंदर आएंगे, वो यहाँ पे ब्रोकन डाउन होंगे और न्यू सब्सटेंसेस बना देंगे, ठीक है। एंड एनर्जी ड्राइव ऑल दीज प्रोसेसेस इन द सेल। ये जितने भी प्रोसेसेस सेल में हो रहे हैं उनको जो है वो एनर्जी ड्राइव करती है। ड्राइव का मतलब है कि एनर्जी उन प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उन सब में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। एनर्जी होगी तो केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। और सेल एज अ ओपन सिस्टम कैसे एक्ट करता है कि सब्सटेंसेस सेल के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके उनकी ब्रेकडाउन होती है, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सब्सटेंसेस बाहर चले जाते हैं इस तरह से। तो सेल एज एन ओपन सिस्टम वर्क करता है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड द इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन द टू फॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एनर्जी जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि एनर्जी ऑर्गेनिजम्स में टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। बच्चे, ये टू टाइप्स हैं एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द डूइंग वर्क। जब आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड्स फॉर द फ्यूचर यूज। बच्चे, काइनेटिक एनर्जी एक्टिवली आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व होगी, और ऐसी एनर्जी जो कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो फर्दर फ्यूचर में हमारे काम आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर है, ठीक है। हम फूड खाते हैं, ठीक है, हम फूड खाते हैं, फूड में केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। केमिकल बॉन्ड्स की जब ब्रेकेज होती है तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की टू फॉर्म्स देखी हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी एक जो है वो वर्क में इन्वॉल्व होती है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी फूड में भी स्टोर होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में हमने बात की कि प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो उस फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो हमने पहले बात की कि सनलाइट इन्वॉल्व होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सन से सनलाइट जो आएगी वो फूड में आके स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां पे हमने देख लिया कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हमने देखा, बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को क्लियर किया हमने एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट से जो 1% लाइट प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो वो फूड में आके सनलाइट या लाइट एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी फॉर द फ्यूचर यूज के लिए, हम ये स्टोर होती है ना, तो जब केमिकल बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी, आप फूड को खाते हो, ठीक है, हम फूड को इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हमने फूड को खा लिया, ठीक है। फूड हमारी बॉडी में जाके सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है थ्रू द रेडॉक्स रिएक्शंस, और उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हमने एनर्जी का रिलेशनशिप देखा और देखा कि एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिजम्स
ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड। फूड को मेटाबोलाइज करके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमने पहले भी बात डिस्कस कर ली कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन योर बॉडी, बॉडी में होने वाले सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और फूड की ब्रेक डाउन करना, फूड को मेटाबोलाइज करना। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फूड ब्रेक डाउन होती है और फिर हमें उससे क्या हासिल होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी मिलेगी तो हम वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया कि फूड कंटेन्स द पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड। फूड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड एनर्जी है और वो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। बच्चे केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया? केमिकल बॉन्ड्स जो हैं ये हम कह सकते हैं डिफरेंट एटम्स या आयंस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है तो वो फर्दर ब्रोकन डाउन होती है। जब ये ब्रेक होगी तो इसमें से काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। एंड देन व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली रिलीज। जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो इनमें से लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। एंड सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। while the rest of the energy is escapes as a heat। और कुछ एनर्जी जो है वो हीट के तौर पे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से हीट जो है ना वो रिलीज होती है। तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। बट इज एटीपी इज एक्चुअली द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एक एनर्जी करेंसी है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट इसको इसलिए क्या, ट्राई का मतलब होता है 3, फॉस्फेट मतलब कि इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एनर्जी करेंसी है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो उनके लिए सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ रिकॉल कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट्स। ये आपकी बुक के पेज नंबर 117 पे ब्लॉक में लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी, ये क्या करते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमें पता है बच्चे प्लांट्स ऑटोट्राफ्स हैं। प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं लाइट की प्रेजेंस में और फूड बनाते हैं, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इज द एनिमल्स, fungi and many microorganisms like non-photosynthetic bacteria and protozoans get the prepared food। तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये इन पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जो फूड प्लांट्स और ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या एल्गी वगैरह बनाते हैं, वो फूड इनको प्रोवाइड करते हैं। ये इन पे डिपेंड करते हैं, ये हेटेरोट्राफ्स हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। ये हमने रिकॉल किया, ये हमने जो है ये पहले भी ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन योर बुक पेज नंबर 118। यहाँ पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है बायो एनर्जेटिक्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हर ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि कैसे हीट लॉस्ट हो रही है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है तो कुछ स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में और कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि रिडक्शन में बच्चे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है।
हाइड्रोजन का जो है वो इसमें एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो हमारे पास फूड स्टफ आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ इसमें हमने एनर्जी को इनपुट एनर्जी प्रोवाइड की, जिसमें लाइट एनर्जी आ जाती है जो कि सन से आ रही है, या रेडिएंट एनर्जी आ जाती है जिसको हम लाइट एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई तो हमारे पास फूड स्टफ आ गया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू रिलीज एनर्जी। पहले रिडक्शन हुई फिर ऑक्सीडेशन हुई। रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की हुई तो हमारे पास फूड स्टफ आया। अब इस फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन होगी और इससे एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप साथ साथ देखते जाएं कि इसमें से हीट जो है वो रिलीज हो रही है, हर स्टेप में हीट रिलीज होगी। जब फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन हुई है तो एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। यहां पे हमें दिखाया गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स अस एटीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन्स 2। इसमें बताया गया है कि इसमें 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस इसमें एक और फॉस्फेट अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा, यानी कि अब इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। डाई में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स, एक और ऐड किया तो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। अब जो एनर्जी स्टोर हो गई थी वो कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज तो होगी, तो वो एनर्जी अब ट्रांसफॉर्म होगी डिफरेंट हमारी बॉडी में वर्क परफॉर्म करने के लिए, और वो वर्क है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस एंड केमिकल सिंथेसिस। बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आपको पता है यूजुअली मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जाते हैं, तो जब चीजें हाई से लो की तरफ जाती हैं तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं तो उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, तो लो से हाई जब मॉलिक्यूल्स ने आना है तो उनको एनर्जी वो यूटिलाइज करेंगे, तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और इसमें हम देखें कि हीट भी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट स्टेप इज द मेंटेनेंस। और कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? एनर्जी किस लिए चाहिए? मेंटेनेंस के लिए चाहिए। बच्चे मेंटेनेंस जो है वो हमारी ज़रूरी होती है फॉर कीपिंग द हार्ट बीटिंग, हार्ट बीट के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मसल कंट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारी बॉडी में डिफरेंट मेंटेनेंस के प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। फिर हमने देखा कि हीट फिर रिलीज हो रही है। लास्ट वन इज द केमिकल सिंथेसिस। अब एनर्जी जो है वो केमिकल सिंथेसिस के लिए भी चाहिए। आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब वो केमिकल कंपाउंड्स डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब बॉन्ड्स की ब्रेकेज भी होती है, बॉन्ड्स जो हैं वो बनते भी हैं, तो एनर्जी रिलीज भी होती है और एनर्जी जो है वो अक्वायर भी होती है, उनको रिक्वायर्ड भी होती है बनने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं तो एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है उसके लिए, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, और जब बॉन्ड्स बन जाते हैं तो फिर वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। इसमें हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, हमने बात की कि लिविंग सेल्स जो होते हैं उनमें केमिकल एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होंगी। ठीक है, सेल्स ओपन सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, ओपनली वर्क करेंगे, सब्सटेंसेस अंदर भी आएंगे बाहर भी जाएंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की 2 फॉर्म्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, जैसे हमारी फूड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर होती है, वो टूटेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, बायोएनर्जेटिक्स को हमने एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया, और वो ये एग्जांपल थी कि सन से लाइट एनर्जी आई और वो प्लांट्स के पास गई। प्लांट्स हमें फूड बना के दे रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। जब हम फूड को खाएंगे
तो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं थ्रू द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, और उससे काइनेटिक एनर्जी निकलती है। तो हमने देखा लाइट एनर्जी सन से आई, फिर वो फूड में पोटेंशियल एनर्जी, ये ब्रेक हुई तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होती है, ठीक है। अब यहां पे हमने रिकॉल किया कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। यहाँ पे हमने एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन की जाती है तो फूड स्टफ आता है हमारे पास। फूड स्टफ की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, ठीक है। फूड की जब भी ब्रेकडाउन होगी उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। वो एनर्जी जो है वो कौन कौन से वर्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और केमिकल सिंथेसिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी. You have to learn book page number 117 and 118, plus make the 3 short questions and 2 MCQs.